आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी एक जिद ने, आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, एक ऐसा नेता जिसने एक आंदोलन को अपना जुनून बनाया। और उस जुनून से एक नए राज्य को जन्म दिया, तेलंगाना। हम बात कर रहे हैं कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो केसीआर के पूरे राजनीतिक जीवन का एक तरह से लेखा जोखा है। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ना नहीं है। नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या केसीआर सिर्फ एक राजनेता हैं या अपने आप में एक आंदोलन है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि केसीआर की कहानी सिर्फ दृढ़ता की नहीं है, बल्कि राजनीतिक शिल्पकारी की भी है। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे भाषा, संस्कृति और जमीनी मुद्दों को मिलाकर एक ऐसी लहर पैदा की जा सकती है जो दशकों पुरानी सत्ता की दीवारों को भी गिरा दे। तो फिर चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। 17 फरवरी 1954, चिंतामडका नाम का एक छोटा सा गांव, मेढक जिले में। हाँ। और एक किसान परिवार में जन्म। ये जो पृष्ठभूमि है, ये कितनी अहम रही उनके लिए? क्या ये सिर्फ एक परिचय है या उनकी पूरी राजनीति का आधार ही यही है? नहीं, ये उनकी राजनीति की नींव है। देखिए, किसान परिवार से आने का मतलब था कि वो उन मुद्दों को समझते थे जो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि खेतों में मौजूद थे। जमीनी हकीकत। बिल्कुल। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो है इस जमीनी समझ के साथ उनकी अकादमिक पकड़। मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई। हाँ, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पहले कानून की पढ़ाई और फिर तेलुगु साहित्य में मास्टर्स डिग्री। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है। तेलुगु साहित्य में मास्टर्स डिग्री, ये वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर नेता कानून या राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। साहित्य ने उनकी राजनीति को कैसे घड़ा? इसने उन्हें एक ऐसा हथियार दिया जो बहुत कम नेताओं के पास होता है, भाषा पर असाधारण पकड़। अच्छा। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो शब्दों से एक दुनिया रचते थे। वो तेलंगाना की बोली, मुहावरों और लोक कथाओं का इस्तेमाल करके लोगों के भावनाओं से सीधे जुड़ जाते थे। मतलब एक कनेक्शन बना लेते थे। हाँ, जब वो अलग राज्य की बात करते थे तो वो एक प्रशासनिक मांग नहीं लगती थी, वो एक खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने की पुकार लगती थी। यही साहित्य की ताकत थी। यानी जमीन की समझ और जुबान पर पकड़, इन दो हथियारों के साथ वो राजनीति के मैदान में उतरे। जी। 80 के दशक में कांग्रेस से शुरुआत की, लेकिन ज्यादा टिके नहीं। 1983 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में चले गए। ये बदलाव क्यों? ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। टीडीपी उस समय तेलुगु गौरव के नारे पर बनी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। वो कांग्रेस की दिल्ली केंद्रित राजनीति के खिलाफ एक क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक थी। तो केसीआर की अपनी विचारधारा भी इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। तो उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। एकदम सही। उन्हें टीडीपी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा जहां क्षेत्रीय पहचान की राजनीति की जा सकती थी, और वो कामयाब भी हुए। 1985 में सिद्धिपेट से विधायक बने और फिर उनका कद बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी बने। ये तो एक सफल राजनीतिक करियर का ग्राफ लगता है। लगता तो है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये सब छोड़ने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि उनका असली लक्ष्य कभी कोई पद हासिल करना था ही नहीं। डिप्टी स्पीकर के पद पर रहते हुए उन्हें ये एहसास हो गया कि टीडीपी जैसी पार्टी के भीतर भी तेलंगाना क्षेत्र की चिंताओं को हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रखा जाता है। ये भेदभाव के आरोप तो काफी पुराने थे ना? दशकों पुराने। पानी, फंड्स, नौकरियों के बंटवारे में उन्हें समझ आ गया था कि इस सिस्टम के भीतर रहकर तेलंगाना को न्याय दिलाना मुमकिन नहीं है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और यही कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है साल 2001। हाँ। केसीआर ने डिप्टी स्पीकर का पद, विधायक की कुर्सी और टीडीपी सब कुछ छोड़ गया और एक नई पार्टी बनाई, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ था। जुआ नहीं, ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा था उस वक्त। एक स्थापित पार्टी छोड़कर एक ऐसी पार्टी बनाना जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा हो, अलग तेलंगाना राज्य। किसी को यकीन नहीं था कि ये हो पाएगा। किसी को नहीं। लेकिन यही केसीआर की खासियत दिखती है। उन्होंने इस एक मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। हर रैली, हर भाषण, हर गठबंधन का एक ही मकसद था, तेलंगाना। इस एक सूत्रीय एजेंडे ने उन्हें एक अविश्वसनीय फोकस दिया। लेकिन सिर्फ एक एजेंडा काफी तो नहीं होता। इस सपने को एक जन आंदोलन में कैसे बदला उन्होंने? क्योंकि 2001 से 2014 तक का सफर बहुत लंबा था। बहुत लंबा। देखिए, उन्होंने 3 स्तरों पर काम किया। पहला, उन्होंने तेलंगाना के साथ हो रहे अन्याय की कहानी को घर घर तक पहुंचाया। आंकड़ों के जरिए।
हाँ, आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे सिंचाई के पानी से लेकर सरकारी नौकरियों तक में तेलंगाना पिछड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने छात्रों और युवाओं को इस आंदोलन की रीढ़ बनाया। यूनिवर्सिटी कैंपस विरोध के केंद्र बन गए। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने तेलंगाना की संस्कृति को आंदोलन का प्रतीक बना दिया। बथुकम्मा जैसे त्योहार राजनीतिक मंच बन गए। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, ये एक सांस्कृतिक पहचान की जंग बन गई। और इसी बीच उन्होंने दिल्ली की राजनीति में भी दांवपेच खेले। 2004 में कांग्रेस से गठबंधन करके केंद्र में मंत्री भी बन गए। जी, श्रम मंत्री। क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं था? नहीं, ये उनकी रणनीतिक समझ का उदाहरण है। उन्हें लगा कि सत्ता में रहकर सिस्टम के अंदर से दबाव बनाना ज्यादा कारगर होगा। लेकिन वो ज्यादा दिन टिके नहीं वहां भी। नहीं टिके। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस तेलंगाना के मुद्दे पर सिर्फ वादे कर रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, तो उन्होंने 2006 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? इस एक इस्तीफे ने तेलंगाना में उन्हें एक हीरो बना दिया। उन्होंने संदेश दिया कि उनके लिए पद नहीं बल्कि मकसद ज्यादा मायने रखता है। और दिल्ली को भी एक संदेश गया होगा। बिल्कुल, दिल्ली की सरकार को भी ये संदेश गया कि केसीआर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। उनका आमरण अनशन एक ऐसा ही मोड़ था जिसने केंद्र सरकार को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और आखिरकार वो दिन आया, 2 जून 2014। तेलंगाना एक हकीकत बन गया। एक व्यक्ति का सपना एक पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया। और स्वाभाविक था कि केसीआर ही इसके पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक आंदोलनकारी का प्रशासक बनना, ये बदलाव कितना आसान रहा होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी के लिए भी। एक राज्य बनाना और एक राज्य चलाना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। सही बात है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका अंदाज उतना ही नाटकीय था जितना उनके आंदोलन का। उन्होंने छोटे मोटे सुधारों की जगह बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किए। हाँ, मैंने भी उन योजनाओं के बारे में पढ़ा है। मिशन काकतीय और मिशन भगीरथ, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़े लगते हैं। बिल्कुल, इन योजनाओं की खासियत यही थी। मिशन काकतीय सिर्फ पुराने सिंचाई तालाबों को ठीक करने की योजना नहीं थी। ये तेलंगाना के गौरवशाली काकतीय साम्राज्य की विरासत को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास था। अच्छा, तो विकास को संस्कृति से जोड़ना, यही उनकी रणनीति थी। इसी तरह मिशन भगीरथ का लक्ष्य हर घर में नल से पानी पहुंचाना था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन योजनाओं ने दिखाया कि वो बड़े पैमाने पर सोचने से नहीं डरते। और किसानों के लिए उनकी रैतु बंधु योजना की तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चर्चा हुई। ऐसा क्या लगता है उसमें? रैतु बंधु सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं थी, ये राजनीति करने का एक नया तरीका था। वो कैसे? इसने किसान और सरकार के बीच के रिश्ते को सीधा और व्यक्तिगत बना दिया। फसल बोने से पहले सीधे किसान के खाते में पैसा डालकर उन्होंने पारंपरिक बिचौलियों और स्थानीय नेताओं के नेटवर्क को एक तरह से दरकिनार कर दिया। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट। हाँ, यह एक ही झटके में आर्थिक मदद भी थी और वोट बैंक को पक्का करने का एक शानदार तरीका भी। इसने उन्हें किसानों का मसीहा वाली छवि दी। तो एक तरफ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, और साथ ही तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना। ये तो एक सफल शासन का मॉडल लगता है। निश्चित रूप से। और इसी मॉडल ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं तेलंगाना तक सीमित नहीं थीं। और यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। आप बात कर रहे हैं 2022 की, जब टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कर दिया गया। जी, एक सफल क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश। लेकिन कई आलोचकों ने इसे सिर्फ एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहा था। क्या इसमें कोई ठोस रणनीति थी? उनकी सोच एक राष्ट्रीय विकल्प बनाने की थी। एक ऐसा विकल्प जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग हो। एक तीसरा मोर्चा जैसा कुछ? हाँ, एक ऐसा मोर्चा जो संघीय ढांचे यानी राज्यों के अधिकारों और किसान केंद्रित नीतियों पर आधारित होता। वो देश के दूसरे क्षेत्रीय नेताओं को एक साथ लाना चाहते थे। विचार तो बड़ा था, लेकिन एक क्षेत्रीय नेता के लिए अपनी राज्य की पहचान से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती रही है। बिल्कुल। जाहिर है, इतने लंबे और प्रभावशाली करियर में सिर्फ सफलताएं ही नहीं होती, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे आम आरोप तो वंशवाद की राजनीति का है। हाँ, उनके बेटे केटी रामाराव और बेटी कविता दोनों ही राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। और विपक्ष ने हमेशा इसे मुद्दा बनाया है।
उन पर यह भी आरोप लगता है कि उनका शासन करने का तरीका तानाशाही जैसा है, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। मतलब सारे बड़े फैसले खुद लेना। हाँ, और दूसरे मंत्रियों या नेताओं को ज्यादा महत्व न देना। अब उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं और आलोचक इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। और हाल के दिनों में भी वो विवादों में रहे हैं। हमारे स्रोतों में 2026 में हुए एक कथित फोन टैपिंग मामले का जिक्र है, जिसमें एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी राजनीतिक चुनौतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये उनकी जटिल विरासत का हिस्सा है। एक तरफ वो तेलंगाना के निर्माता है, एक नायक है, और दूसरी तरफ उन पर सत्ता के दुरुपयोग और अलोकतांत्रिक व्यवहार के गंभीर आरोप हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो हम केसीआर को कैसे दिखें? एक दूरदर्शी नायक जिसने एक राज्य बनाया, या एक विवादास्पद राजनेता जिसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल हैं? शायद दोनों। मुझे लगता है उनकी विरासत को किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तेलंगाना राज्य की स्थापना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सही बात है। यह भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति के संकल्प ने भूगोल बदल दिया। लेकिन साथ ही वंशवाद और सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप भी उनकी राजनीतिक यात्रा का उतना ही बड़ा सच है। तो उनका सफर चिंतामठ का गांव से शुरू होकर तेलंगाना के निर्माण तक पहुंचा, और अब भी जारी है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। बिल्कुल। उन्होंने एक सपना देखा और उसे हकीकत में बदलने के लिए हर राजनीतिक दांव खेला। सही कहा। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे राजनीतिक साहस और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरा जुड़ाव समाज को बदल सकता है। उनकी विरासत में एक नया राज्य है, कई बड़ी योजनाएं हैं, और साथ ही विवादों की एक लंबी फहरिस्त भी शामिल है। वो एक ऐसी पहेली है जिसे तेलंगाना की राजनीति शायद हमेशा सुलझाने की कोशिश करती रहेगी। सत्ता का मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाना चाहिए? क्या ये किसी एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि से तय होती है, या उन विवादों और तरीकों से जो उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अपनाए गए? क्या एक महान लक्ष्य रास्ते में इस्तेमाल की गई हर रणनीति को सही ठहराता है?